हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन एब्सोल्युटली गुड। आज हम लोग नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका नाम है द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें से हम लोग कुछ पार्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स डिस्कस करेंगे। साइंटिस्ट के नाम इसमें डिस्कस करेंगे और हम लोग इसको पूरी तरह से आज समझेंगे। इसमें से साइंटिस्ट के जितने भी नाम है हमने एक जगह कर लिया है, उसको डिस्कस करेंगे। और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ने कर लिया तो आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर होते जाएगा। चलिए, ना समय गवाते हुए हम लोग आगे की और बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले आपसे यह निवेदन है कि ना बुक एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़े, और चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और दोस्तों को ऊपर शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक टू बी कवर्ड, आज जो टॉपिक कवर्ड होगा वो है, पहला हम लोग इसके इंट्रोडक्शन करेंगे। जो भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी पे वही हम लोग बात करेंगे। और साइंटिस्ट रिलेटेड टू बायोलॉजी, जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाते हुए। जो हम लोग कर रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम बेसिक टू एडवांस में जाएंगे, धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपने कुछ चीज ऐसे हैं जो बायोलॉजिस्ट के जिंदगी के साथ जुड़े हुए होते हैं। हम एक बार अपने पिताजी को भूल सकते हैं, एक बार अपने घर का पता भूल सकते हैं, एक बार अपने इलाके का पिन कोड भूल सकते हैं, पर यह नहीं भूल सकते कि सेल इज अ फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम ये नहीं भूल सकते कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। हम ये नहीं भूल सकते कि एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। हम ये नहीं भूल सकते कि बायोफाइट एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ये सारे हमारे चीजों जो हमारे लाइफ का हिस्सा बन चुकी है, इसे भूल जाना मुमकिन नहीं है। चैप्टर को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसको भूल जाना अब आपके लिए मुमकिन नहीं है। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं सेल की डिस्कशन। चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आपको समझ में आ रहा है। यूनिट, यूनिट का मतलब इकाई, यानी एक चीज जो अपने आप को रिपीट कर करके एक बहुत बड़ा ढांचा तैयार कर सकता है। घर जो है उसका बनने में हो सकते हैं हजारों ईंटें लगे हो, लेकिन घर की जो इकाई है एक ईंट। ना वैसे ही हजारों ईंट रिपीट करके अपने आप पूरी घर बना डाला। सिमिलरली आपकी बॉडी में बिलियंस और ट्रिलियंस सेल हैं, लेकिन इकाई क्या है? इकाई है सबसे छोटी यूनिट। क्या है? लाइफ। क्या है? लाइफ। क्या है? लाइफ। बोल सकते हैं लिविंग। क्या बोल सकते हैं? लिविंग। क्या बोल सकते हैं? लिविंग। स्ट्रक्चरल यूनिट, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर भी यही। एंड फंक्शनल यूनिट भी, यानी अपनी बॉडी के जितने भी कामकाज हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन है कि बॉडी के जितने भी रिएक्शन बॉडी में हो रहे हैं वे भी सेल के अंदर होते हैं। तो यह कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, किसी के लाइफ की, यानी ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको कहलवाना हो कि भाई मैं जिंदा हूँ, लोगों की कैटेगरी में आता हूँ,
उसमें सेल का उसमें सेल प्रेजेंट होना चाहिए। वायरस को क्यों नहीं कर हम लोग जिंदा घोषित कर देते? बिकॉज उसके पास खुद का सेल है ही नहीं, यानी सेल इज द बेसिक थिंग्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होनी चाहिए। कोई ऑर्गेनिज्म में ऐसे हैं जिनमें सेल नहीं होती तो उसको आप लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल ही नहीं सकते। सो दैट सेल इज द डिफाइनिंग फीचर्स। सेल क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर्स है। ये वो फीचर्स हैं जो सेपरेट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को और नॉन लिविंग चीजों को। अगर मुझ में जान है और माइक में जान नहीं है, यह फीचर्स तो सेपरेट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग चीजों को। अगर मुझ में जान है और माइक में जान नहीं है, अगर आप में जान है और मेरे पेन में जान नहीं है, तो अल्टीमेटली देयर इज अ कॉन्क्रीट डिफरेंस। और और सेल, क्योंकि हमारे अंदर सेल प्रेजेंट है जो कि हमको लिविंग बनाते हैं, या जो कि हमको क्या लिविंग बनाते हैं, और इस माइक के जो कि हमें लिविंग बनाते हैं, और इस माइक प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये तो इनमें सिर्फ एक सेल पाए जाते हैं, यानी दी मल्टी सेल भी पाए जाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में बिलियन सेल तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हुए। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म में है जिसका बॉडी में सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया। जैसे क्या है तुम्हारा? बैक्टीरिया। क्या है तुम्हारा? बैक्टीरिया है। तो उसके पूरे बॉडी एक ही सेल के बिना होती है। जैसे आपके प्रोटिस्टा हैं, जो उनके बॉडी एक ही सेल की बनी हुई होती है। भाई, जो हम सारे के सारे इतने काम बैक्टीरिया कंप्लीट, दैट्स वाई उसके स्ट्रक्चर बहुत सिंपल हैं। और आप आगे ये लाइन देखेंगे और सुनेंगे, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज वेरी सिंपल। द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज वेरी सिंपल, क्योंकि वे प्रोकैरियोटिक सेल हैं, उसमें ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, पास कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी उसके मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी में कर रहे इतने सारे सेल के साथ वह बैक्टीरिया एक ही सेल में काम कर रहे हैं। वह रिप्रोडक्शन भी कर रहा है और उसी सेल में आपका खाना भी बना रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कर रहा है, डिफेंस भी कर रहा है, एनर्जी भी ला रहा है, सब कुछ कर सकता है। उस एक सेल में सक्षम है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर पाए, इसलिए वह एक सेल जो है उसे भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वह एक अपने आप में इंडिपेंडेंट एंटिटी है। दूसरा, वो सारे एसेंशियल फंक्शंस के लाइफ को भी परफॉर्म कर पाए। जितने भी काम करते हैं वह सारे काम बैक्टीरिया भी कर सकते हैं। रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, जिसका विच इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं और उसका सारे के सारे एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ को भी परफॉर्म कर सकते हैं। दैट्स वाई सेल को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। सेल को क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट्स। ये क्या है? एनीथिंग इज लेस देन, क्या है? तो organisms can be unicellular. Organisms unicellular
हैविंग अ सिंगल सेल्स और मल्टी सेल्स हमने डिस्कस कर लिया। सिंगल सेल भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्स भी हो सकते हैं। कैपेबल क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एंड सेकंड है परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। क्या है तुम्हारा, परफॉर्म कर सकते हैं सब एसेंशियल फंक्शंस के लिए। एंड नोट पॉइंट में लिखा है एनीथिंग इज लेस देन a complete cells cannot be survive independently. Anything is less than, कुछ भी चीज जो कम से कम, complete cell cannot be survive independently, वो independently survive नहीं कर सकता है, cannot. And cell is a fundamental structural and functional like cell क्या है, fundamental structure है, and cell क्या है, fundamental structure and functional unit of life है। most important आपको याद रखना होगा। अब देखेंगे साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, डिस्कवर नहीं किया। इन्होंने क्वेकर सेवरस यानी कॉर्क क्या है तुम्हारा, क्वेकर सेवरस यानी कॉर्क प्लांट के छल्ली ले ली यानी बार्क, और उसके सेल के उन्होंने देखा यानी कि वे डेड सेल, ये तो उसमें सिर्फ सेल वॉल दिखाई दे रहे थे। तो आपके रॉबर्ट हुक साहब जो हैं, इन्होंने 1665 में आपके डेड सेल को पहली बार देखा गया। जिंदा सेल को इन्होंने देखा एंटेवन लिवेनहुक, जिंदा सेल को कौन देखा, एंटेवन एंड लिवेनहुक साहब ने को अलग अलग चीजों में देखा। क्या क्या अलग अलग चीजों में देखा, वह बहुत शौक था, अलग अलग चीजों में देखने को उसको बहुत शौक था, और यह खुद से ही अपने माइक्रोस्कोप बनाए थे और विथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। इन्होंने प्रोटोजोन को भी देखा, बैक्टीरिया को भी देखा और स्पर्म सेल्स को भी देखा। हर छोटी से छोटी चीज को मैग्नीफाइंग करके देखा कि इनकी आदत थी कि उसके मैग्नीफाइंग करके देखा कि उसकी आदत थी उसको बड़ा करने का। अब आए थर्ड नंबर पे रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने डिस्कवर किए न्यूक्लियस को 1831 में। देखिए उसने रॉबर्ट साहब आए और 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। और सेल का मस्तिष्क कहा जाता है। जैसे हमारे बॉडी में सारे के सारे काम कौन कंट्रोल करते हैं, जो कि सेल का मस्तिष्क कहा जाता है। जैसे हमारे बॉडी में सारे के सारे काम कौन कंट्रोल करता है, न्यूरल कंट्रोल कौन करता है, आपका ब्रेन। किसी भी प्रकार से एक सेल में जितने भी होने वाले काम हैं, इसको कौन कंट्रोल कर रहा होगा, इसकी रेगुलेशन कौन कर रहा होगा। इसको सन 1831 कब सन सिंस 1831 में किसने डिस्कवर की, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। और एक पॉइंट जो बार बार एनसीईआरटी में घुमा रहेगा, इस पॉइंट को यहीं पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो भी ये एडवांस हो गई थी, इसमें एडवांस होने लगी थी 1950s में, यानी 1950 से 1960 के बीच। कितना, 1950 से 1960 के बीच में। इन 10 सालों में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रचंड होते जा रहे थे, डेवलपमेंट होते जा रहे थे, एडवांस होती जा रही थी। जाहिर सी बात है, जब आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल की डिस्कवरी हो रही थी, तो अब सेल की छोटी से छोटी डिटेल को भी अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। तो सेल को बहुत छोटी से छोटी जो पार्टिकल हैं, वे भी हम देखने लगे थे 1950s के बाद। जैसे सेल पार्टिकल है जो सेल में पाए जाने वाले
सबसे छोटी जो स्ट्रक्चर है वो है राइबोसोम। 15 से 20 नैनोमीटर का साइज होता है। यह भी आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद तो राइबोसोम कब दिखता था 1953 में, यानी सिमिलरिटी जो सेल मेम्ब्रेन थी उसका स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे हमको पता लगने लगा 1950s में ही। फिर लेकिन सेल मेम्ब्रेन में अलग अलग मॉडल आते गए। फाइनल मॉडल जो आया हम लोग पढ़ेंगे 1972 में आया। सिंकर निकोल ने यह मॉडल दिया था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहते हैं कि तो बहुत सारे चीजों थी जो 1950s के बाद हुई। कई पूछे कि क्यों 1950s के बाद एडवांस हो रही थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सेलेडन साहब आते हैं। सेलेडन साहब क्या कहते हैं? 1838 में सेलेडन साहब आते हैं। वो कहाँ के थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। वो एक्सप्लेन किए थे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्विंग ऑल द प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट व्हिच आर फाउंड इन टिश्यू इन द प्लांट। क्या है? वो डिस्क्राइब किए थे, प्लांट को ऑब्जर्व करते थे। कौन? सेलेडन साहब। और ऑल द प्लांट्स वो कहे क्या स्टेटमेंट दिए थे? स्टेटमेंट दिए थे ऑल द प्लांट्स कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स व्हिच आर इन टिश्यू। क्या है तुम्हारा? एकदम एंड व्हिच आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम टिश्यूज। किसमें ऑब्जर्व किया है? तुम्हारा टिश्यूज में। एंड स्वान साहब है। स्वान साहब का 1839 में। एक 38 में आया तुम्हारा सेलेडन एंड 39 में कौन है? स्वान। और स्वान किए थे ये तुम्हारे ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। और ये क्या स्टडी किए थे? तुम्हारा डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स। एनिमल सेल पे ये क्या स्टडी किए थे। और उसमें उन्होंने क्या देखा कि एनिमल सेल्स हैव थिन आउटर लेयर। एनिमल सेल्स में क्या है तुम्हारा? थिन पतला आउटर लेयर है व्हिच इज अब हम लोग अभी जानते हैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है। ये ऑल्सो स्टडी ऑफ प्लांट टिश्यूज। और ये क्या स्टडी किसके ऊपर किए थे? प्लांट टिश्यू के ऊपर ये स्टडी किए थे। एंड कंक्लूजन क्या निकाला? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ द प्लांट। और प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल क्या है? यूनिक फीचर्स ऑफ द प्लांट सेल वॉल है। Swan proposes that hypothesis that the body of animals and plants composed of different type of cells। क्या है तुम्हारा? different type of cells के बने हुए हैं। जो दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म के लिए करेक्ट है वो सेल के लिए। ये यहाँ पर दो साइंटिस्ट ने प्राइम योगदान दिया और आप देख सकते हैं। पहला 1938 में, पहला क्या 1938 में दिया। और में जिनका नाम था सेलेडन, जो कि एक बॉटनिस्ट थे और जो कि जर्मन के रहने वाले थे। जर्मन बॉटनिस्ट से इनको कहा गया। अब जाहिर सी बात है अगर ये बॉटनिस्ट पे रिसर्च करेंगे तो इन्होंने प्लांट पर रिसर्च किया। इन्होंने मेरे भाई प्लांट्स पर रिसर्च की और अलग अलग प्लांट को देखा और इन्होंने कहा कि प्लांट जो है इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं और ये मिलजुल कर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू भी बनाते हैं। जैसे प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो डिवाइड करते हैं। परमानेंट टिश्यू होते हैं। जाइलम भी एक टिश्यू है। फ्लोएम भी एक टिश्यू है। ये तो सारे टिश्यू ये अलग अलग सेल को मिलकर बने हुए हैं। तो ये बात है कि सेलेडन साहब ने कही सिर्फ प्लांट के लिए, क्योंकि बॉटनिस्ट ये इन्हें रिसर्च करने के लिए क्या है तुम्हारी रिसर्च के लिए सेल के बारे में आप पढ़ते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस में है ना। स्वान न्यूरल से रिलेटेड है, यानी एनिमल बायोलॉजी से रिलेटेड है। क्या है तुम्हारा? एनिमल बायोलॉजी से रिलेटेड है। ये जियोलॉजी से रिलेटेड है। तो स्वान जो थे ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, इंग्लैंड के जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने लगभग सेम टाइम में 1839 में अपनी रिसर्च को शुरू किया। लगभग 1838-1839 सेम सही टाइम था जब ये जियोलॉजी उन्होंने एनिमल सेल को देखा और कहा कि भैया मेरे के ऊपर तो एक कवर होती है जो हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर तो एक कवर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन
या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रेजेंस को रिपोर्ट किया कि ऐसे कुछ होते हैं, कुछ हो सकते हैं। ही वॉज अ स्वान साहब, और इन्होंने देखा कि प्लांट सेल को भी चेक किया और देखा कि देखता हूँ यार कि इनमें भी सेल मेम्ब्रेन होती है या नहीं। तो चेक किया और इन्होंने प्लांट सेल मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन भी एक लेयर है विच इज कॉल्ड सेल वॉल। तो इन्होंने हमें बताया कि एनिमल जो है उसकी आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो है आउटर मोस्ट लेयर को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट होते हैं, प्लांट में इन्हें ऊपर के लेयर को पाई जाती है उसको सेल मेम्ब्रेन तो है। एक और लेयर पाई जाती है विच इज स्पेशली फाउंड इन प्लांट, जिसको हम लोग ने कह दिया आज के दिन में सेल वॉल। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। अब कहने इन्होंने प्लांट और एनिमल सेल को देखने प्लांट और एनिमल सेल देखने पे रिसर्च करी। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी यानी अपने रिसर्च के बेसिस पे पाया। इन्होंने एक बात कही और इन्होंने कन्फर्मेशन की जरूरत। हाइपोथेसिस का मतलब यह है कि थ्योरी नहीं है, यह हम अभी पूरी दुनिया में नहीं बता सकते कि हाइपोथेसिस का मतलब इन्होंने ऐसा लगता है कि दुनिया में क्या है, प्लांट्स और एनिमल सेल्स हैं के बिना हुए हैं। यह सेल के क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट के बने हुए हैं, ऐसे इन्होंने हाइपोथेसिस दी। तो स्वान साहब ने क्या शेल्डन साहब से दोस्ती कर ली और इन्होंने कहा कि यार दोनों भाई मिलकर इस चीज को कंफर्म करते हैं कि हाइपोथेसिस तो अपने हाइपोथेसिस दे दी कि दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म सेल और सेल के प्रोडक्ट के मिलकर बने हुए हैं। इस चीज को कंफर्म करते हैं अलग अलग प्लांट में, अलग अलग एनिमल पे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे रिसर्च करते हैं कि यह बात सही है या नहीं है। तो इस दोनों से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को देखा और यह पाया कि ये बात सही है। ये थ्योरी में कन्वर्ट हो गई और हाइपोथेसिस जो है फिर थ्योरी बनाई गई और आपके स्वान साहब ने और सेल्डन साहब ने फिर सेल थ्योरी दी, जिसका पहला पोस्टुलेट किया था कि ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब के प्रोडक्ट से बने हैं। ये सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। यह आपकी जो हाइपोथेसिस थी स्वान साहब की वो करेक्ट हुई, लेकिन ये जो दोनों भाई हैं ये मिलकर यह नहीं बता पाए कि सेल किसके बने हैं। तो यह तीसरी साइंटिस्ट का योगदान आया, दैट इज रुडोल्फ विर्को इन 1855। कब आए? वो आए 1855। दैट इज रुडोल्फ विर्को इन 1855। रुडोल्फ विर्को ने क्या देखा? ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी पुराने सेल से ही नए सेल बनते हैं। तो इन्होंने फाइनल शेप दी आपके सेल थ्योरी को, और ओवरऑल सेल थ्योरी जो है कि कंप्लीट हो गई। तो दो पोस्टुलेट देखने को मिले। तो रुडोल्फ विर्को 1855 में ओमनी सेलुला ई सेलुला दिए, जिसमें से वो एक्सप्लेन किया कि डिवाइडिंग अ न्यू सेल फाउंड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल को
परफॉर्म करे। और क्या दिए, मॉडिफाइड किए स्वान और लेजेंड को, वो फाइनल शिप दिए कौन, रुडोल्फ वीर को। ठीक है, अब इसी तरह से कंप्लीट होता है हमारा पूरा साइंटिस्ट के नाम। और नेक्स्ट लेक्चर में आएगा हमारा सेल थ्योरी, और आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, इसी के साथ आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइए, और अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप दोस्तों के ऊपर शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको कैसी लगी, नए चैप्टर हमने शुरू किया, आपको जैसे भी लगे कमेंट में जरूर बताइए। और आपको कौन से टॉपिक पे नहीं समझ पाया, कौन से वर्ड पे नहीं समझ पाया, आप बताइए, हम उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ये सबसे बेसिक चैप्टर है, आप इसे अच्छी तरह से कर लेंगे तो एडवांस में आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। चलिए, इसी के साथ ये जो 2 टॉपिक है हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, इसका नाम है इंटेलिजेंस गुरुजी। आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं, और हमने QR भी लगा दिए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसी के साथ आप नए वीडियो में आ रहे हैं, नए लेक्चर में आ रहे हैं, तब तक के लिए आप सही रहे, सलामत रहे, और कुछ ना कुछ आप लोग करिए जिंदगी में। चलिए, इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं आज के वीडियो के। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके 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 ओके।